गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से इतिहास की ओपन सीरीज में शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज चर्चा करेंगे मौर्य काल के कला पे चर्चा करेंगे, मौर्य कालीन आर्ट पे चर्चा करेंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं या इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मौर्य साम्राज्य पर ही हमने कम से कम 10 छोटे छोटे वीडियो डाले हैं आधे आधे घंटे के, वो सब आपको देखने चाहिए। और साथ ही साथ इतिहास को कैसे अध्ययन करें यहाँ से लेकर के मौर्य काल तक एक धारावाहिकता में हमने वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देखिएगा। डेट वाइज प्लेलिस्ट है, तो जो बिगिनर हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो लोग टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो हायर कमीशन दे रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। यानी जो इतिहास में समझ रखना चाहते हैं, है ना, उन सब के लिए ये सीरीज उपयोगी है और ओपन फॉर ऑल है। तो आप सभी लोग उससे जुड़ें और समझें, देखें, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो प्रतिक्रिया के माध्यम से सूचित भी करें। और आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि इससे पेड बैच के रूप में हिस्ट्री ऑप्शनल बैच यूपीएससी 2021 चल रहा है। आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इस ओपन सीरीज ओपन फॉर ऑल है। फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं आज मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला को देखते हैं। आप जानते हैं कि यूपीएससी में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो मेंस में भी और प्री में भी कला के पक्ष को जरूर पूछा जाता है, मौर्यकालीन कला। समझिए क्या देखना है आपको, कैसे समझना है। वास्तव में कला में आप किन किन चीज़ों को देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो सारे पॉइंट दिमाग में रखने चाहिए। पहली चीज़ तो आप जानते हैं कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था पूर्णतया केंद्रीकृत था। राज्य के समस्त संसाधनों पे, राज्य के संसाधनों पर राज्य का एकाधिकार होता रहता था। जो टैक्सेशन सिस्टम था उस सिस्टम से भी अगर आप देखेंगे तो लगता था कि राजा के पास ही ज़्यादा इनकम का स्रोत रहेगा। तो जाहिर सी बात है, कला की अभिव्यक्ति के लिए संसाधन बहुत आवश्यक हैं। और अगर उस पर जो नियंत्रण है किसका है, राजा का है या राज्य का है, तो कला जो है वो अधिक मुखर होगी किसमें, राजकीय कला के रूप में। हमेशा ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखने की जरूरत है कि आखिर में कला जो है मौर्य काल में राजकीय कला के रूप में ही क्यों अभिव्यक्त हुई। तो उसके पीछे यही कारण है कि चूंकि संसाधन जो है राज्य के पास ही ज़्यादा थे, उच्च स्तर का केंद्रीकरण था, अधिकतम रेवेन्यू राज्य के पास था, तो कला भी अभिव्यक्त वहीं से होगी। और लेकिन जाहिर सी बात है, कला का संबंध आत्माभिव्यक्ति से है, भावाभिव्यक्ति से है, तो निश्चित रूप से लोक कला तो रहेगी ही रहेगी। तो फोक आर्ट भी यहाँ पे लोक कला के रूप में भी विकास होगा। जाहिर सी बात है, जब आप विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मौर्यकालीन जो शासक हैं वो स्पेशली क्या हैं कि भाई आपने देखा, अशोक को देखा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, अशोक की जो कला होगी वो कहीं न कहीं उस धर्म से संबंधित होगी या उसकी प्रशासकीय नीति से संबंधित होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से संबंधित होगी। तो विषय वस्तु के आधार पर देखेंगे तो राज्य से आधारित जो विषय होगा उसका विषय का निर्धारण वो राज्य ही करेगा। जाहिर सी बात है, आपका जो विषय निर्धारण है वो एक तरह से राज्य करेगा। और यहाँ पर लोक या जन सामान्य में जो विचार हैं, जन सामान्य की जो अनुश्रुतियां हैं, वो अनुश्रुतियां अभिव्यक्त होंगी लोक कला के रूप में, है ना। स्पेशली मेंस का टॉपिक है, पीटी के भी सवाल इसमें कुछ पूछे जा सकते हैं। जब हम राजकीय कला की बात करेंगे तो राजकीय कला को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो मौर्यों का राजप्रासाद, मौर्यों का राजप्रासाद, दूसरे स्तंभ कला, पाषाणकालीन। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पाषाणकालीन कला का चरमोत्कर्ष कहाँ दिखाई देता है,
तो निश्चित रूप से स्तंभ कला को आप इस बात को कह सकते हैं कि पाषाणकालीन कला का चरमोत्कर्ष आप देख सकते हैं इसमें। स्तंभ कला दिखाई देगी। और लोक कला तो जाहिर सी बात है, लोक अनुश्रुतियों में यक्ष यक्षिणियों के रूप में आपको दिखाई देगी। तो हम लोग एक एक सेगमेंट को देखते हैं। आप चाहें तो स्तंभ कला के साथ साथ अगर आप कहेंगे कि सर गुफा वास्तु भी लिख दीजिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गुफा वास्तु भी लिख सकते हैं, गुफा वास्तु लिख सकते हैं, राइट। तो आइए एक एक सेगमेंट को उठाते हैं और देखते हैं। वास्तव में जो मौर्यकालीन मौर्यों का जो राज प्रासाद है ना, साइज एंड शेप रटने की जरूरत नहीं है, बस ये जानते रहिए कहाँ है, कैसे है, क्या विशेषताएं हैं, वो जानते रहिए। जो राज प्रासाद है, राजा का जो घर है, ये आपको कुम्हार गांव पटना से मिला हुआ है। पटना से इसके भग्नावशेष मिले हुए हैं, भग्नावशेष मिले हुए हैं। कैसा था आपको बताऊं, जो इस राजप्रसाद की अगर आप चर्चा करें तो निश्चित रूप से नगर के चारों तरफ आपको पहले तो खाई दिखाई देगी। ये खाई है, ये जो शेड सा दिख रहा है, और आप नगरों की तरफ जाएंगे तो खाई दिखेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बना हुआ है। और फिर यहाँ लकड़ी के ये जो पार्ट है, वो लकड़ी के आप ये कह सकते हैं कि सर लकड़ी के छेद बने रहते थे। उसका मुख्य बिंदु यही रहता था कि यहाँ से अगर कोई शत्रु आ जाए तो तीर के द्वारा जो है उसे क्या किया जा सके, तीर चलाए जा सके, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और अंदर अगर आप गए तो आपको कई जलाशय हैं, लगातार जलाशय मिलेंगे, उपवन मिलेंगे, वन मिलेंगे आपको। राइट। और इन्हीं के बीच राजप्रासाद है, बड़ा सा है। अब यहाँ से आप छोटे में ही समझ लीजिए राजप्रासाद है, सुरक्षा के दृष्टि से। और आप जानते हैं कि एरियन ने लिखा है कि क्या कहते हैं कि ये जो राजप्रासाद था, ये देवताओं के द्वारा निर्मित था। राजप्रासाद की भव्यता को देखते हुए इसने क्या कहा कि ये देवताओं के द्वारा निर्मित रहा है। मौर्यकालीन को देवताओं द्वारा निर्मित बताया। काफी विशाल काय है, 300 कमरों वाले, 365 कमरे, 300 से भी अधिक कमरे इस राजप्रसाद में थे। तो आप समझ सकते हैं, काष्ठ कला का एक उत्तम नमूना आप देख सकते हैं। दरवाजों पे जो चांदी के जो हैं वो क्या कहते हैं कि सजावट है इसमें, तो निश्चित रूप से भव्यता तो आपको दिखाई देगी ही देगी। याद रखिएगा, एक रोचक पहलू ये ध्यान देने की जरूरत ये है कि कौटिल्य का मत ये है कि राजप्रसाद में, कौटिल्य का मानना ये है कि राजप्रासाद में लकड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजप्रासाद में लकड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सुरक्षा कारणों से मानता है,
प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप यहाँ देखेंगे तो लकड़ी का प्रयोग आपको दिखाई देगा। उस ज़माने में लकड़ी का प्रयोग होता था। एकदम भव्य आपको ये आवास दिखाई देगा। हालांकि ये गिरा हुआ है, इस समय भग्नावशेष हैं, अधिकांशतः जो है गिर चुका है, लेकिन मौर्यों का जो राजप्रासाद है एक ग्रैंड राजप्रासाद के रूप में आपको दिखाई देता है। श्योर है? तो पहला अगर हम देखें कला के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्थापत्य आर्किटेक्ट के हिसाब से दिखाई देगा। बाकी नगर प्रशासन इसी के अंतर्गत, नगर जो था क्या कहते हैं कि जो नगर राज प्रशासन के अतिरिक्त जो नगर प्रशासन था उसकी हमने चर्चा किया है। मेगास्थनीज ने भी इसकी बात की है। क्लियर है? तो अब आइए नेक्स्ट की जो बात हम करें वो बात हम करते हैं स्तंभ कला की बात करते हैं। स्तंभ की स्तंभ कला कैसे थी? काफी चर्चा का बिंदु रहा है ये, हमेशा स्थापत्य कला की बात हम करते हैं। अगर देखें तो ये स्तंभ है, स्तंभ कला आपको दिखाई देगा, वेदिका भी देखी जाएगी। प्लस यहाँ पे आप एक अवांग मुखी कमल दिखाई देगा, है ना? रिवर्स लोटस या अवांग मुखी कमल, अवांग मुखी कमल। ये स्तंभ है आपका, एकाश्मक है, मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर है ये। और फिर यहां से अगर आप देखेंगे तो उस पे ये जो शीर्ष वाला पार्ट है यहाँ पे पशु आकृतियां हैं, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके महत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं कि कुछ चीजें जो स्तंभ है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे रामपुरवा में आपको जो स्तंभ मिलेगा वो मिलेगा कौन सा? बैल का मिलेगा, वृषभ का, है ना? और अगर आप देखें तो जो लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया नंदनगढ़ बिहार चंपारण जिले में अगर आपको मिलेगा, रामपुरवा, सांची, लौरिया नंदनगढ़, सांची, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं। सिंह है, सिंह का अंकन हुआ है। सारनाथ में काफी फेमस है। सारनाथ में अगर आप उठा करके देखेंगे तो 4 हैं। एक तो है आपका वृषभ, घोड़ा, है ना, वृषभ, हाथी, घोड़ा, सिंह, इन सारे पशुओं का अंकन हुआ है। अगर आप 2-3 भी जानते रहें तो कभी भी आपसे उठा करके सुमेलित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कौन कहाँ है और कैसे है। क्लियर है? तो ये आपको पशु आकृतियां इस पे मिलेंगी। और याद रखिएगा कि ये जितनी भी पशु आकृतियां हैं, इन पशु आकृतियों का एक बौद्ध साहित्य में, बौद्ध फिलॉसफी में कहीं न कहीं उसका मतलब है। जैसे वृषभ का गर्भाधान से है ना? हाथी का निश्चित रूप से गर्भ में पलने से संबंधित है, घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है, सिंह जो है वो आचार्यत्व से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के इन पे जो भी प्रतीक हैं वो सारे के सारे प्रतीक
अपने भारतीय वाङ्मय में, भारतीय परिस्थितियों में आप ये कह सकते हैं कि उसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को जानने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? तो ये आपके स्तंभ हैं। आपको बताऊं कि ये स्तंभ जो हैं वो पॉलिशदार हैं, पॉलिश हैं, और इसी पॉलिशदार स्तंभ के कारण ही कई लोगों ने ये कहा, कई इतिहासकारों ने कहा कि मौर्यकालीन जो स्तंभ लेखन है या जो स्तंभ हैं वो ईरानी नकल हैं। ईरानी स्तंभों के नकल हैं। मैं अभी चर्चा करूंगा कि ऐसा कहना तार्किक नहीं है, उचित नहीं है कि ये ईरानी स्तंभों के नकल हैं, राइट। लेकिन आप ये जानिए पहले कि वास्तव में कि जो पालिशदार या जो चमक है या जो इन स्तंभों पे या शिलालेखों पे जो भाषाएं लिखी गई हैं, क्या उससे ईरान से कोई तादाद में दिखता है? जब हम इकोनॉमिक लेवल की बात किए या प्रशासनिक स्तर पर देखें तो हमने आपको बताया कि ईरान से संपर्क तो इनका दिखता है, और जो अशोक के लेखों की भाषा है उसमें भी समानता है। जैसे ईरान के लेखों में ये लिखा हुआ है कि देवताओं का प्रिय राजा डेरियस ऐसा कहता है। अगर आप देखेंगे तो वो चीजें यहाँ भी दिखाई देती हैं, देवताओं का प्रिय राजा, देवानाम प्रियदर्शी राजा अशोक कहता है ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जो स्तंभ हैं वो ईरान से कॉपी कैट हैं, कॉपी नहीं किए गए हैं। आपको बताऊं, जिस चमक पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, पॉलिश पे ही फोकस किया गया है कि पॉलिश, चमकदार जो पॉलिश थी वो केवल ईरान में थी। आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपस्तंभ सूत्र है, याद रखिएगा, महाभारत के आपस्तंभ सूत्र में, आपस्तंभ सूत्र कभी पूछ ले तो जरूर ध्यान में रखिएगा। स्पेशली पत्थरों के चमकाए जाने की बात आपको विधिवत मिलती है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो बर्तनों पर पॉलिश करने की जो परंपरा है वो पहले से ही भारतीय वाङ्मय में क्या थी? परिचित थी। भारतीय लोग इससे परिचित थे, राइट। आगे हम आइए देखते हैं कि वास्तव में कहने की वजह से नहीं हो जाएगा, बहुत सारे अंतर आपको दिखाई देंगे ईरानी और भारतीय स्तंभों में। आइए हम लोग उन अंतरों की बात करते हैं कि कौन कौन से अंतर आपको दिखाई देते हैं। पहली बात अगर हम बात करें तो जो ईरानी स्तंभ हैं वो पत्थरों को जोड़ के बनाए गए हैं। कई पत्थर हैं, ये पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। पहला अंतर तो यही आपको दिखाई देगा, बनाए गए हैं। जबकि जो मौर्यकालीन स्तंभ लेख हैं, मौर्य स्तंभ लेख, वो एक स्तंभ जो हैं एकाश्मक हैं, मोनोलिथिक हैं, एक पत्थर पे बनाए गए हैं। लेख लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ तो हम कला की बात कर रहे हैं। तो आप चाहें तो मौर्य स्तंभ जो हैं वो कह सकते हैं कि एकाश्मक हैं, मोनोलिथिक हैं। पहला अंतर तो आपको ये दिखाई देगा, राइट। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो ईरानी लेख हैं, ईरानी लेखों पर मानव आकृतियां हैं। बहुत बड़ा अंतर है ये, मानव आकृतियां हैं। और जो भारतीय लेख हैं, जो अशोक के अभिलेख हैं, इसमें पशु आकृतियां हैं। जाहिर सी बात है एक जैसी समानता नहीं है, ये असमानता के तत्व जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात अगर हम बात करें कि मौर्य जो ईरानी हैं, ईरानी अभिलेख हैं, वो हैं क्या कहते हैं, नालीदार हैं। भारतीय जो हैं वो सपाट हैं, सपाट हैं। क्लियर है? तो निश्चित रूप से ये कुछ मौलिक अंतर हैं ईरानी कला, और ये सारे पॉइंट आपके मेंस में काम आएंगे। कभी सीधे पूछ सकता है कि ईरानी और अशोक के, ईरानी कला और
और मौर्य कला में तुलना या मौर्य कला में अंतर। तो ये पहलू बहुत काम आएंगे। और आगे एक बात और कहना चाहूँगा इसमें कि जैसे जो ईरानी स्तंभ हैं वो राज दरबारों से ज़्यादा संबंधित हैं, और जो अशोक के अभिलेख हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर हैं, पब्लिक प्लेस पे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर हैं। तो अब आप समझ सकते हैं। और मैंने बताया कि जिस चमक की बात आप कर रहे हैं उस चमक अगर बहुत लोकप्रिय ना भी रही हो तो कम से कम भारतीय शास्त्रों में यह जो था वो क्या था, अच्छी तरह से लोगों को पता था, और उसी परंपरा का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यह वो उसी परंपरा का पालन किया जा रहा है। राइट। तो स्तंभ कला के बारे में आप कंफर्म हो गए कि क्या है, कैसे है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अब कि जो उनकी क्या कहते हैं कि गुफा कला है, गुफा, मौर्यों की गुफा कला, ये भी राज्य की एक कला है, राज्य के ही संसाधनों से बनाई गई है ना। लेकिन आपको बताएं, जब हम लोग मौर्योत्तर कला की चर्चा करेंगे और मौर्य कला की, तो इसमें यही अंतर देखेंगे कि मौर्योत्तर कला में जन सहभागिता अच्छी है, और कला वो अच्छी मानी जाती है जिसमें जन सहभागिता आपको ज़्यादा दिखाई दे। यहाँ पे राज्य की ही सहभागिता दिखाई दे रही है। कारण हमने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर और संसाधनों के आधार पर बता दिया कि कला के लिए जिन आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता थी वो संसाधन राज्य के नियंत्रण में ही थे, है ना। आम आदमी के पास उतना सरप्लस नहीं था कि वो चीज़ों को मैनेज कर सके। तो फिलहाल गुफा कला का विकास हुआ, केव आर्ट का भी हुआ, और आप एक ही जगह हैं जो आपको मिलेगा बाराबर की पहाड़ियाँ पे, बिहार में बाराबर की पहाड़ियों पर है। और दो शासकों के नाम हैं इसमें, कौन कौन से, अशोक और दशरथ के। इतना तो आपको पॉलिटिकल पता ही होना चाहिए, अशोक एवं दशरथ के द्वारा बनाई गई हैं, है ना। कर्णचोपड़ की गुफा, सुदामा गुफा, एक दो नाम भी आप लिख सकते हैं, हमने बताया भी है, ना हो तो आप दोबारा भी जानते रहिए। सुदामा गुफा है, कर्णचोपड़ की गुफा है ना। ये सारी गुफाएं यहाँ पे, एक विश्व झोपड़ी भी कहा जाता है गुफा, विश्व झोपड़ी की गुफा, गोपिका गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, ये सारी गुफाएं बनाई गई हैं। और मजेदार बात है कि ये सभी गुफाएं आजीवक संप्रदाय को हैं, आजीवक संप्रदाय के लोगों को हैं, आजीवक संप्रदाय के लोगों को हैं, के साधुओं को, लोगों के संतों को समर्पित है। मक्खली गोसाल इसके आचार्य थे, प्रतिपादक थे आजीवक संप्रदाय के। और वास्तव में क्या हुआ है कि पत्थरों को काट करके, है ना, मतलब पहाड़ियों को काट करके वो गुफाएं बनाई गई हैं। जाहिर सी बात है वो अंधकार वाली होंगी, लाइट केवल एक ही तरफ से आएगी, तो निश्चित रूप से एक कमरे या दो कमरे हैं, कहीं आयताकार कक्ष है, कहीं ढोलकाकार कक्ष है ना। उतना डिटेल अगर ना भी जाए तो आप ये जानते रहिएगा कि ये पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं। राइट। प्रकाश आए तो निश्चित रूप से सामने से ही प्रकाश आएगा, साधना के लिए बनाई गई थी। तो ये गुफा कला का भी विकास हुआ, और निश्चित रूप से इसमें भी राज्य कला का या राज्य का अपना योगदान रहा था। ठीक है। तो ये आपने मौर्यकालीन कला के संदर्भ में, राजकीय कला के संदर्भ में जाना, तीन एस्पेक्ट उसके थे। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं लोक कला, है ना। मौर्यों के काल में लोक कला या फोक आर्ट, लोक कला। लोक कला जो है वास्तव में बहुत अधिक समृद्ध तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन विभिन्न स्थानों से यक्ष और यक्षणियों की
यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिली है। और ये जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं, मिट्टी की हैं, मूर्तियां मिली हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें संसाधन सीमित है, लेकिन जो अभिव्यक्ति है, जो विचार है, वो क्या है, जो सामाजिक परंपरा में चले आ रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि सीमित संसाधनों का प्रयोग हुआ है। मैं बार बार शुरू से ही कह रहा हूं, लेकिन जो सामाजिक विचार हैं या सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराओं की अभिव्यक्ति है। अगर आप लोग गांव से जुड़े होंगे तो जानते होंगे, हर गांव में बाहर एक आध जगह ऐसा स्थान रहता है जहां पे देवी देवता, कुल देवी, ग्राम देवता स्थापित रहते हैं, मूर्तियां। तो कहीं न कहीं यक्ष यक्षिणी की परंपरा में ही है। कहीं उसको ब्रह्म बाबा बोल दिया जाता है, कहीं कुछ बोल दिया जाता है ना। और आप लोग भी जब पूजा पाठ करते हैं तो भी उसमें कहा भी जाता है कि ग्राम देवताभ्यो नमः, है ना, कुल देवताभ्यो नमः, कि आप कुल देवता जिसकी पूजा कर रहे हैं सबकी उपासना की जाती है। तो कहीं न कहीं जो यक्ष यक्षिणियाँ हैं, ये उन्हीं की अभिव्यक्त आपको दिखाई देते हैं। कुछ का उल्लेख कर देते हैं जो बहुत ही फेमस रही हैं, जैसे दीदारगंज की। दीदारगंज कहाँ है? दीदारगंज पटना की। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति लगभग ये 6 फीट 9 इंच की है। साइज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दूं 6 फीट 9 इंच की है ये, राइट। और निश्चित रूप से ये जो चामर हिलाती हुई ये दीदारगंज पटना की अभी मूर्ति है, और ये लोक कला में आप निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण या उदाहरण मानी जा सकती है। अगले की अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें, तो आपको मिलेगी कहां से? विदिशा की मूर्ति। एक दीदारगंज से ही मणिभद्र की भी मूर्ति मिलती है, यक्ष में ही स्पेशली नाम है मणिभद्र की मूर्ति। कभी सुमेलित करने की दृष्टि से तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, इतना आप लिख सकें कि इतनी क्षमता विकसित कर सकें कि इन फैक्टों के आधार पे आप लोक कला पे भी 100 शब्द लिख सकें, है ना। क्योंकि यूपीएससी में सीधे कभी कभी आ सकता है कि मौर्यकालीन लोक कला की जो अभिव्यक्ति है किन माध्यमों से अभिव्यक्त हुई है, या मौर्यकालीन लोक कला पर प्रकाश डालें तो वहां से पूछ सकता है। क्योंकि राजदरबार कला या जो मौर्यों की राजकीय कला थी उसके बारे में तो कुछ न कुछ लोग लिख ही लेते हैं, जानते हैं, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ उसको डेवलप करने में आसान रहेगा। इसके बाद अगर आप देखें तो विदिशा से मध्य प्रदेश में है ये, विदिशा से यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है, यक्षिणी की मूर्ति मिली है। राइट। इन्हीं लोक कला में जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति हम लोग देख रहे हैं, दीदारगंज से है, विदिशा से है, तो हम कुछ मृदभांड को भी रख सकते हैं, जैसे NBPW है, उत्तरी काले मृदभांड। जो मृदभांड है उत्तरी काले चमकदार मृदभांड, उत्तरी काले चमकदार मृदभांड। जाहिर सी बात है इसे लोक कला के अंतर्गत ही रखा गया, इसे इन्हीं लोगों ने ही बनाया। हालांकि ये कॉस्टली होते थे और कम संख्या में मिले हैं, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो प्रयोग है या तो राज्य वर्ग के लोग करते थे या तो बहुत ही एलीट क्लास के लोग करते थे। और इसी में ही आपको BRW ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहीं कहीं मिलेगा, राइट। तो निश्चित रूप से ये सारे पहलू, रिंग वेल्स को भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लोक कला के। हालांकि इकोनॉमी के संदर्भ में लिखा जाता है कि
पकी ईंटों से जोड़ करके कुएं बनाना। आप लोगों ने गांव में बहुत पुराने कुएं अगर होंगे तो देखेंगे। हालांकि जिस जमाने के कुएं हम लोगों ने देखा है उस पे लोगों ने सीमेंट लगा करके रख दिया, कच्ची ईंटें, ईंट वाले तो अब मिलते ही नहीं है, कच्ची की बात छोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से एनबीपीडब्ल्यू और रिंग बेल्स को भी हम मान सकते हैं कि लोक कला के अंदर रखा जा सकता है, लेकिन स्पेशली जो लोक कला है यक्ष यक्षिणियों में ही माना जाता है, राइट। तो ये रहा आपके मौर्य काल के विविध पक्षों पे हमने चर्चा किया, और इससे जो भी प्रश्न आपको स्पेशली पूछा जाएगा वो यूपीएससी के सवाल पूछे जाएंगे, या अलग अलग स्तंभों पे जो पशु शीर्ष हैं वहां से आपको एक सुमेलित करने वाली चीज या कौन सुमेलित नहीं है वहां से हो सकता है। कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नेक्स्ट जो T20 होगा मौर्य पे, एक मौर्य पे T20 हमने दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा जब हम देंगे तो हम वहां से कला पे कुछ अच्छे सवालों को उठाएंगे और फिर वहां डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भी जुड़िए और अन्य लोगों को भी जुड़िए, चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए। जैसे जो ये मिशन चलाया है मैंने, वो मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, लोग समझें, इतिहास में उनकी समझ बढ़े, राइट। तो कल हम लोग मौर्यों पर अंतिम एपिसोड में एक बार फिर मिलेंगे कि मौर्यों का पतन आखिर में कैसे हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।